था। वह तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता था। उसका बीवी और बेटा भी उसके बहुत मदद करते थे। गांव के सभी लोग संजय के पास ही आकर मिट्टी के बर्तन खरीदते थे। कुछ दिन ऐसा गुजरने के बाद हिम्मत सिंह करके एक व्यापारी उसके पास आया और ऐसा बोला, देखो संजय, मैं लाखों रुपए इन्वेस्ट करके एक मिट्टी के बर्तन का फैक्ट्री लगा रहा हूँ। इसीलिए तुम अपना व्यापार बंद करके कुछ और काम कर लेना, नहीं तो भूखे मर जाओगे। हा 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 हा। तभी संजय की पत्नी ने, ये क्या है जी? ये कारोबार लगा रहा है तो हमें क्यों धमकी दे रहा है? अब हम क्या करें? उसकी बात सही है भगवान। अगर वो फैक्ट्री लगा रहा है तो बर्तन भी बहुत अच्छे होंगे। सभी उसके पास जाकर ही खरीदेंगे। हमको कुछ और काम करना होगा। एक काम करेंगे, हम मिट्टी के तरह तरह के खिलौने बनाएंगे और वैसे भी आजकल उसका बहुत डिमांड है। ऐसा सोचकर संजय ने तरह तरह के मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसका सेल्स बढ़ जाता है। सारे बच्चे संजय के पास के खिलौने खरीदने लगे। ये बात जब हिम्मत सिंह को पता चल जाता है, वो एक योजना बनाता है। एक रात को हिम्मत सिंह और कुछ गुंडे आकर संजय का पहिया और सारे मिट्टी के खिलौने तोड़ देते हैं। अगले दिन जब संजय ये सब देखता है, तभी वह सिर पकड़कर बैठ जाता है। अचानक उस टूटी हुई पहिए में से एक स्वामी जी प्रकट होते हैं। बेटा संजय, मैं तुम्हारी दुख समझ सकता हूँ। मैं तुमको सोने के खिलौने बनाने वाला एक अद्भुत पहिया देता हूँ। उसके ऊपर तुम मिट्टी रखना, बस वह एक सुंदर सोने के खिलौने बन जाएगा। तभी उसकी बीवी ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तभी स्वामी जी अदृश्य हो जाते हैं। तुरंत उसकी बीवी ने मिट्टी के ढेले को उस मैजिक व्हील पे रखा और देखते ही देखते उस मिट्टी का ढेला एक सोने की बस के खिलौने में बदल गया। ऐसा ही जब भी संजय मिट्टी के ढेले को रखा, वह जादुई पहिए में तरह तरह के सोने के खिलौना देती थी और फिर से संजय का व्यापार चल पड़ता है। वह अपने घर के सामने ही एक दुकान भी खोल देता है। ये बात हिम्मत सिंह को पता चल जाता है। अरे ये संजय मेरी बात ऐसा नहीं सुनेगा। आज ही जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। ऐसा बोलकर फिर से कुछ गुंडों को लेकर संजय के घर पहुंच जाता है और वह जैसे ही उस खिलौनों को तोड़ने लगता है, उनमें अचानक जान आ जाती है और विशाल खिलौने बन जाते हैं। तभी सारे मिलके संजय के पीछे पड़ते हैं। ऐसा संजय और उसके आदमी उस जादुई पहिए के ऊपर गिर जाते हैं। तभी उस पहिए में सबको जोर से घुमा घुमा कर एक ही बार सबको बहुत दूर ऊपर फेंक देती है। जब ये सब आवाज सुनकर संजय बाहर आकर देखा तो वहां पर खिलौने फिर से छोटे हो गए और सब कुछ शांत था। ऐसा उस जादुई पहिए ने हिम्मत सिंह को सबक सिखाई और संजय आराम से व्यापार करने लगा। मुर्गी के अंडे की सब्जी। प्रबल नाम का एक किसान था। उसका खेत पूरी तरह बेकार हो चुका था। लाख मेहनत करने के बाद भी खेत से कुछ फायदा ना मिला। हे भगवान, समझ नहीं आता क्या करूं, खेत में तो कुछ उगता ही नहीं। प्रबल चिंतित रहने लगा और उसने खेत पर जाना भी बंद कर दिया। कई दिन बीते। वह इतना चिंतित हुआ कि बीमार हो गया और बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। ये आपको क्या हो गया? अब हम कैसे जिएंगे? बेटा माधव, तुम ही कोई काम तलाश करो। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। माधव अब दिन रात काम ढूंढता। कभी कभी खेती पर भी जाता था, पर कोई फायदा न मिलता। एक दिन माधव अंडे लेने दुकान पहुंचा। भाई, ये अंडे मुझे दे दो। कैसे दिए? 10 का एक है। इतना महंगा? माधव के पास पैसे नहीं थे। तब दुकानदार बोला, ये कुछ टूटे हुए अंडे हैं, अगर तुम लेना चाहो तो आधे दाम में दे दूंगा। माधव खुश हुआ और दुकानदार से अंडे लेकर घर पहुंचा।
उसकी माँ ने अंडे की सब्जी बनाई। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, अरे भाई, कोई है क्या? कहिए, कौन है? हम यात्री हैं, हमें बहुत दूर जाना है। क्या यहाँ पर कोई खाने की जगह मिलेगी? हमें बहुत भूख लगी है। नहीं भाई, यहाँ कोई ढाबा या खाने की जगह नहीं है, आप अंदर आ जाइए। माधव ने उस यात्री को अंडे की सब्जी खिलाई। यह सब्जी किसने बनाई? यह मेरी माँ ने बनाई है। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अंडों से इतनी अच्छी सब्जी भी बनती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा बहुत बड़ा ढाबा है, मैंने कभी भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी नहीं खाई। तुम मेरे साथ चलो और मेरे ढाबे पे चलकर मेरे साथ काम करो। हाँ हाँ, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। और इस तरह माधव उस व्यक्ति के साथ चला गया और मेहनत से काम करने लगा। देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। अब उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी ना रही। मनीष एक नौजवान था और वह अपने माता पिता के साथ धनपुर नाम के एक गांव में रहता था। कुछ दिनों से वह एक लड़की मीरा के साथ प्यार करता था। इसीलिए मनीष ने मीरा को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता को दिखाता है। छी छी, तुमने गांव में मेरा इज्जत निकाल दी। तुमको जाकर इसी से प्यार करना था क्या? पिताजी, आप कुछ भी बोलो, मीरा एक अच्छी लड़की है और मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ, चले जाओ और फिर कभी तुम्हारा मुंह मत दिखाओ। ऐसा मनीष और मीरा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और उसी गांव में एक घर किराए पे लेते हैं। कुछ साल के बाद उन्हें एक लड़का होता है जिसका नाम था संजय। देखते ही देखते संजय 7 साल का हो जाता है। लेकिन एक दिन उस गांव में बहुत बड़ी बारिश हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। सारे घर डूबकर बहने लगे। ऐसा ही मनीष और मीरा का घर भी बह जाती है। तभी तीनों मिलकर मनीष के पिता के घर आते हैं। तभी मीरा ने बोली, ससुर जी, दया करके दरवाजा खोलिए, हमें अंदर आने दीजिए। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन अपने बेटा और पोते के लिए तो हमें अंदर आने दीजिए ना। मनहूस लड़की, तुम्हारे वजह से ही तो हमें अपना बेटा दूर हो गया है। चले जाइए यहाँ से। उनकी बात सुनकर मनीष, मीरा और संजय मिलकर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। बिना घर के उनको बहुत तकलीफ होने लगी। तभी मनीष ने बोला, मीरा और संजय, अब हम यहीं पर रहेंगे। मैं कुछ लकड़ियों के साथ घर बनाऊंगा। पापा, तो फिर मैं और माँ जाकर कुछ पेड़ तोड़कर लकड़ियों का इंतजाम करेंगे, ठीक है? नहीं बेटा, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। देखो कितने सूखे लकड़ियां यहाँ पर हैं। हम जाकर उसी से घर बनाएंगे। तुरंत तीनों मिलकर लकड़ियों को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी अचानक एक पौधे के पास एक सांप संजय को डस लेती है और संजय तुरंत नीचे गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है। मनीष और मीरा वहां आकर रोने लगते हैं। अरे अरे मेरे बच्चे, उठ जाओ, उठो। उठो बेटा, उठो जी, जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। तभी एक जादुई बांस का पेड़ से आवाज निकलने लगती है। मनीष और मीरा, आप घबराइए मत। मैं एक जादुई बांस का पेड़ हूँ। आपने जो पेड़ों के बारे में बोला है मैंने सुन लिया है। इसीलिए आपको मैं एक जादुई घर बनाकर देने के लिए सोच रहा हूँ। आप मन में एक घर सोचकर आंखें बंद कर लो।